वेलकम टू द सरताज एकेडमी। तो आइए आज देखते हैं रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया बिहार शिक्षक भर्ती के लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 6 होगा। इससे पहले 1 से लेके यानी 5 तक जो प्रैक्टिस सेट है उसे अपलोड कर दिया गया है और उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। तो आप सब जाकर के प्लेलिस्ट से जो नहीं देखे हैं देख सकते हैं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 6 को। अब इसमें जो 1 से लेकर दिया हुआ है 40 तक ये मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे सेंड कर दिया जाता है। आप लोग वहां ज्वाइन होकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद जो है मैथ रीजनिंग जो है आप बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं जीके जीएस के क्वेश्चन में क्या है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट है कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। बताना है स्वतंत्रता से पूर्व जो है यानी कौन सा क्षेत्र था जो काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो वो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहीं पे जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेल्युलर जेल है जो कि पोर्ट ब्लेयर में स्थित है और पोर्ट ब्लेयर में बीडी सावरकर के नाम पर जो जेल का एक जो है यानी कछा का नाम भी रखा गया है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से किसने जो भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। बताइए कि भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया है। तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की थी और उसके बाद जो है यानी ये अप्रैल में किया गया था 28 अप्रैल 1916 को। और उसके बाद एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में सितंबर 1916 ईस्वी को अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो इन दोनों के द्वारा किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में डैश के उद्घाटन के समय पहली बार जो है सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे। तो किस उद्घाटन के समय ये आम जनता से रूबरू हुए थे। तो ये हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के समय यानी ये रूबरू हुए थे। और ध्यान रखिएगा बनारस हिंदू जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में ही जो है मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो किसने कहा था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 को। तो ये कहा गया था बीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था। और ध्यान रखिएगा ये आरसी जो मजूमदार है इसके द्वारा जो यानी कहा गया था कि 1857 का विद्रोह जो है स्वतंत्रता संघर्ष नहीं है, इसके द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष नहीं कहा गया था। और अगला क्वेश्चन है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो कौन जो है 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। बताइए कौन हो जाएगा। तो सुभाष चंद्र बोस जो है यानी इसके जो है यानी अध्यक्ष बने थे पहली बार। और ध्यान रखिएगा दूसरी बार जो है उन्हें 1939 ईस्वी में त्रिपुरा कांग्रेस में गांधी जी के विरोध के बाद भी जो है यानी ये क्या होगा अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। और उसी समय 1939 ईस्वी में त्रिपुरी संकट हुआ था जिसको लेकर के जो है यानी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया था। और फिर आगे चल के यानी जो है 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच यानी आने वाले हिमालय के भाग को जो है कौन सा हिमालय कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा जो तीस्ता और जो दिहांग के बीच जो हिमालय आता है उससे यानी वो हो जाएगा असम हिमालय आता है। कौन सा हिमालय आता है, असम हिमालय होता है। और इसकी जो है लंबाई कितना हो जाएगा तो 720 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और नेपाल हिमालय के बारे में याद रखिए इसकी जो लंबाई है 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जो द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया के उदाहरण है। तो बताइए कि ज्वालामुखी प्रक्रिया के उदाहरण जो है कौन सा द्वीप है। तो इसका आंसर हो जाएगा रीयूनियन द्वीप। ये रीयूनियन द्वीप जो है ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। और ध्यान रखिएगा ये रीयूनियन द्वीप जो है ये किस महासागर में है। तो ये हो जाएगा हिंद महासागर में है, मेडागास्कर के पूरब में जो है यानी ये पड़ता है। और ये भी ध्यान रखिएगा इसकी राजधानी जो है कहाँ हो जाएगा। तो इसकी राजधानी रीयूनियन द्वीप का सेंट जो है डेनिस है यानी सेंट जो है डेनिस इसकी राजधानी हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा इस रीयूनियन द्वीप पे जो है किसका अधिकार है। तो फ्रांस का अधिकार हो जाएगा रीयूनियन द्वीप पे। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में पंचभद्रा झील अवस्थित है। तो किस राज्य में पंचभद्रा झील अवस्थित है बताइए कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा
पंचभद्रा झील कहाँ है? तो राजस्थान में हो जाएगा, पंचभद्रा झील राजस्थान में है। वो ये भी ध्यान रखिएगा कि एक होता है भीमताल झील, तो भीमताल कहेगा झील कहाँ पे है? तो भीमताल झील है, ये हो जाएगा उत्तराखंड में है। ये रखिएगा कि जो जितना भी मतलब झील में ताल लगा हुआ रहेगा उस सब का जो है आंसर जो होता है उत्तराखंड, यानी उत्तराखंड में ही होता है। लेकिन एक्सेप्शन में दो गो यानी ताल वाला, एक सूरज ताल है, एक चंद्र ताल है झील, जो कि इसका जो है यानी ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो यही याद रखिएगा, जितने भी ताल वाला झील आएगा सब उत्तराखंड में होगा, लेकिन एक सूरज ताल है, एक चंद्र ताल है, ये दोनों झील जो है हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? तो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को कौन सी पहाड़ियाँ जोड़ती है? तो ये हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा? इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है, और जिसकी ऊंचाई कहेगा तो 26 जो है 37 यानी 2637 मीटर है, यानी 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है दोदा बेटा का। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 50 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो कौन सा जलाशय जो है चंबल नदी पे बना है? तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राणा प्रताप सागर जो है ये चंबल नदी पे बना है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान जो दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 14 जून को जो है विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा ये 10 अगस्त जो है 10 अगस्त को जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है, और जो है विश्व शेर दिवस भी जो है 10 अगस्त को ही मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय फिल्म ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय में आयोजित चौथे वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में विशेष जो है पुरस्कार से मतलब विशेष पुरस्कार जीता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट, यही जो है यानी वहाँ पे इसके द्वारा जीता गया है। और अगला क्वेश्चन है आगे है कि भारत का कौन सा राज्य यानी अपनी जेल का नाम जो बदल कर यानी सुधारगिरी करने का योजना बना रहा है? तो कौन सा हो जाएगा जेल का नाम बदल के सुधारगिरी करेगा? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश जो है यानी अपनी जेल का नाम बदल करके सुधारगिरी रखेगा। अगला है कि अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो बताइए अंडर 17 जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितने पदक जीता है? तो ये हो जाएगा भारत के द्वारा 7 पदक जीता है। तो 7 ऑप्शन कहीं है नहीं है, तो इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर से यानी सम्मानित किया गया? बताइए जो सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में लंदन में गवर्नर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा शक्तिकांत दास को सम्मानित किया गया है। और ध्यान रखिएगा ये शक्तिकांत जो है यानी भारतीय रिजर्व बैंक के यानी गवर्नर है, और ये भी याद रखिएगा ये कितने नंबर के हो जाएगा? तो ये 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के मानचित्र जो यानी इसमें दिया हुआ स्थान 1 किस नदी के प्रवाह को बताता है? बताइए किस नदी के प्रवाह को बताता है ये? तो ये हो जाएगा गंडक नदी के प्रवाह को बताता है। और ध्यान रखिएगा गंडक नदी का उद्गम स्थल कहेगा तो कहाँ पे इसका उद्गम स्थल है? तो ये हो जाएगा नेपाल इसका जो उद्गम स्थल हो जाएगा। और ये भी याद रखिए कर्मनाशा नदी, तो ये कर्मनाशा नदी जो है इसका उद्गम स्थल कहेगा तो कैमूर पर्वत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है कि नेहरू जो है मेमोरियल म्यूजियम एंड जो है लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो इसका जो है हो जाएगा प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं जो है लाइब्रेरी सोसाइटी रखा गया है। और ये कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में ये है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है कि महिला प्रीमियर लीग 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप जीता है? बताइए ऑरेंज कप जो है किसने जीता है? तो ये हो जाएगा मैंग
मैंग जो है लेनिन के द्वारा जो ऑरेंज कप जीता है। और ध्यान रखिएगा ऑरेंज कप कब दिया जाता है, जो सर्वाधिक रन बनाता है उसी को ही जो है ये ऑरेंज कप दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो विकेट लेता है उसको कौन सा कप दिया जाता है, तो उसको पर्पल कैप दिया जाता है, जो कि दिया गया है पर्पल कैप यानी हैली मैथ्यूज को दिया गया है, जो कि मुंबई इंडियन के ये खिलाड़ी थे। और ध्यान रखिएगा ये महिला जो प्रीमियर लीग 2023 इसका आयोजन जो है पहली बार यानी 2023 में हुआ था। और इसका विजेता कहेगा तो मुंबई जो है यानी इसका जो है पहला विजेता है। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना जो है कहाँ स्थापित किया था। तो बताना है कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना जो है कहाँ बनाया था, तो ये हो जाएगा सबसे पहले इसने जो है सूरत में बनाया था। तो सूरत जो है किसी ऑप्शन में है नहीं है, तो इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये बनाया था यानी 1608 ईस्वी के आसपास। और अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान भारतीय मुगल जो है चित्र का उद्गम जो है हुआ था। तो बताइए कि किस मुगल सम्राट के दौरान जो है भारतीय जो है यानी मुगल चित्रों का उद्गम हुआ, तो वो हो जाएगा हुमायूं के समय में हुआ था। और ये भी ध्यान रखिएगा चित्रकला विभाग की स्थापना कहेगा तो किसके समय में किया गया था, तो ये अकबर के समय में चित्रकला विभाग की स्थापना किया गया था। और ये भी याद रखिएगा जहांगीर के काल को यानी चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जहांगीर के यानी जो काल को चित्र का स्वर्ण काल कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है शाहजहां के 4 पुत्र में से जो है किसे अनेक उपनिषदों के अनुवाद का जो है श्रेय जाता है, तो किसे जाता है, तो शाहजहां के जो पुत्र था दारा सिको, तो उसी को जाता है। उसी ने जो है यानी सिर अकबर नाम से उपनिषदों का जो है फारसी में अनुवाद करवाया था। और अगला क्वेश्चन है यानी इनमें से किस तिथि को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था ये कब हुआ था बताइए, तो ये हो जाएगा 3 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था इसका तत्कालिक कारण था यानी जर्मनी ने जो है पोलैंड पर आक्रमण मतलब किया था, इसी को लेकर जो है यानी द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। और अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता इनमें से किसके साक्ष्य के कारण जो है यानी आर्य जो है पूर्व सभ्यता मानी जाती है, यानी किस साक्ष्य के कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता को यानी आर्य पूर्व माना जाता है, यानी आर्यों से ये पूर्व वाली सभ्यता है। तो किसके वजह से माना जाता है, तो ये हो जाएगा यानी कुम्हारी जो यानी मृद भांड की वजह से माना जाता है। और ध्यान रखिएगा हड़प्पा के यानी सब हड़प्पा में जो मतलब मिला है मृद भांड उसका कलर जो था लाल एवं जो है काले रंग का था। और वही आगे चल के फिर उत्तर वैदिक काल में जो है मृद भांड का कलर जो है यानी हो गया धूसर कलर का, धूसर टाइप का इसका कलर हो गया। अगला क्वेश्चन है सर टॉमस रो इंग्लैंड के राजा के दूत बनकर जो है यानी मुगल दरबार में गए थे, तो उन्होंने इंग्लैंड के किस राजा ने भेजा था, उन्हें इंग्लैंड के किस राजा ने भेजा था टॉमस रो को, तो इसे जो भेजा गया था जेम्स प्रथम के द्वारा इसे भेजा गया था। और अगला क्वेश्चन है 1855 में कलकत्ता में पहली जो है जूट मिल कहाँ जो है लगाया गया था। तो कलकत्ता में जो है पहली जूट मिल जो लगाया गया था ये कहाँ पे लगाया गया था, तो ये जो है रिसरा में लगाया गया था। ध्यान रखिएगा भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 ईस्वी में किया गया है। और ये भी याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984 ईस्वी में की गई और इसका मुख्यालय जो है ढाका हो जाएगा, किसका, अंतर्राष्ट्रीय जो है जूट संगठन का। और अगला क्वेश्चन है कि इनमें से जो है कौन सा कथन जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों पर लागू होता है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों पर लागू होता है, तो कौन हो जाएगा, इनमें से जो है इन उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देख लेते हैं कौन है, यानी दोनों धर्म की शुरुआत क्षत्रिय जाति के द्वारा की गई मतलब हुई है, बिल्कुल ये सही है। दोनों जाति का यानी धर्म का जो शुरुआत है यानी जैन धर्म बौद्ध धर्म का जो शुरुआत किया गया है तो क्षत्रिय जातियों के द्वारा किया गया है। और दूसरा है कि दोनों धर्म ने जो है वेद के आधार को अस्वीकारा था, तो ये भी सही है, यानी वेद के आधार को जो है यानी अस्वीकार दिया था। और दोनों धर्म में ही जो है पशु बलि की जो प्रथा का क्या हो गया, विरोध किया गया था, तो ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यानी डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। और अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 67 है कि समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीरे मतलब धीमा हो जाता है तथा नदी जो है अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसके डैश यानी जिसको जो है डैश कहा जाता है। तो बताइए, जब नदी की जो यानी जो है जब समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी की प्रवाह जो है धीमा हो जाता है तथा नदी जो अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है तो उसे कहा जाता है वितरिका कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये वितरिका जो है यानी नदियों का जो है विविध अवस्था की सूचक है। ये कौन? वितरिका। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में यानी जो है बाघ संरक्षित परियोजना के अंतर्गत नहीं है? तो इनमें से बताइए, भारत में बाघ संरक्षण परियोजना के अंतर्गत नहीं है तो इनमें से कौन हो जाएगा? तो इनमें से चिल्का जो झील है ये कहाँ है? उड़ीसा में। ये बाघ संरक्षण वाला यानी क्षेत्र नहीं है, दुधवा हो जाएगा और कान्हा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चिल्का जो है ये नहीं है। चिल्का क्या हो जाएगा? जो चिल्का जो है यानी खारे पानी का जो है सबसे बड़ा झील है चिल्का झील। और ध्यान रखिएगा, भारत में वर्ष 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। और वही कहेगा टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो कैलाश संखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वर्तमान में बोलेगा टाइगर रिजर्व अभी कितना है भारत में? तो 53 जो है टाइगर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत की जो है परमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो कौन जो भारत की परमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो यह हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है यही क्या हो जाएगा यानी प्रधान जो है माध्यमिक रेखा कहलाती है। याद रखिएगा, ये प्रधान जो है जो परमाणिक जो मध्याह्न रेखा है यह कहाँ से गुजरती है? ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, इसे भी याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से जो है किसका उद्गम जो भारत में नहीं है? तो किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों का यानी याद रखिएगा SSB, S से सिंधु, S से सतलज और B से ब्रह्मपुत्र, इन सभी का उद्गम जो है भारत में नहीं है, यानी भारत से बाहर है, तिब्बत में इन सब का उद्गम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कहेगा ये हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। ये एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ है? ये दक्षिण जो अमेरिका है यानी वहीं पे ये एंडीज पर्वतमाला है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। और ये भी ध्यान रखिएगा, एंडीज पर्वतमाला की कहेगा लंबाई उत्तर से दक्षिण तो 7000 किलोमीटर इसकी यानी लंबाई है। और ये एंडीज पर्वतमाला जो है यानी मोरदार पर्वत श्रेणी में ये आता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का अधिवेशन वर्ष में यानी कम से कम कितनी बार बुलाई जाना आवश्यक है? तो लोकसभा की अधिवेशन जो है कम से कम जो है यानी 2 बार जो है साल में बुलाना आवश्यक है। और ध्यान रखिएगा आर्टिकल जो है 100 के तहत यानी आर्टिकल जो है 85 के तहत यानी संसद की दोनों बैठकों की जो है बीच की अवधि 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। किस आर्टिकल के अंतर्गत? 85 आर्टिकल के अंतर्गत। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो इनमें से जो देखिए रक्षा जो है ये आता है यानी ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। और ये पुलिस और जो कृषि है ये हो जाएगा राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसलिए यानी इसका ऑप्शन जो है यानी इनमें से कोई नहीं होगा, समवर्ती सूची में कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने कब स्वीकार किया था? तो बताइए, ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को कब स्वीकारा था? तो ये हो जाएगा 1942 ईस्वी को स्वीकारा गया था, इसलिए इसका आंसर हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। और ध्यान रखिएगा कि 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा ब्रिटिश सरकार ने प्रथम बार माना कि संविधान निर्माण जो है संविधान सभा द्वारा की जाएगी। और अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के लिए कितना कोरम है? तो लोकसभा के लिए कोरम कहेगा तो कुल सदस्यों का जो है 10वां भाग जो होना चाहिए। तो लोकसभा में यानी होना चाहिए कितना? तो हो जाएगा कुल सदस्यों का 10वां भाग यानी लोकसभा में अभी टोटल जो सीट है 545 है, तो इसका 10% कहेगा तो होना चाहिए 55। लोकसभा के लिए 55 और राज्यसभा में सीटों की संख्या कितना है? 245 है, तो इसका 10% निकाल लेंगे तो 25 हो जाएगा। तो राज्यसभा के लिए कोरम की संख्या होना चाहिए 25 सदस्य और लोकसभा के लिए होना चाहिए 55 मिनिमम। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी जो है भाषा विनिर्दिष्ट की गई है? तो कौन सी भाषा जो है विनिर्दिष्ट नहीं है, मतलब
तो नहीं है, कौन सी भाषा नहीं है, तो अंग्रेजी भाषा जो इसमें विनिर्दिष्ट नहीं है। और ध्यान रखिएगा ये सिंधी भाषा जो है इसको जो है कब जोड़ा गया, तो इसे जो है 21वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में इसे जोड़ा गया है। और एक बात और याद रखिएगा, जब मूल संविधान था उस समय यानी जो है भाषा की संख्या कहेगा तो उस समय 14 भाषा था, लेकिन अब अभी कहेगा तो अभी जो टोटल 22 भाषा है। और एक बात और याद रखिएगा, ये 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 ईस्वी में नेपाली, मणिपुरी और जो है कोंकणी को जोड़ा गया था, यानी इसका शॉर्ट ट्रिक नमक हो जाएगा। तो 9 से नेपाली, से मणिपुरी और क से जो यानी हो जाएगा कोंकणी, तो ये नमक को जो है 1992 ईस्वी में 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। एक और संविधान संशोधन हुआ था 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, जिसमें मैथिली, डोगरी और बोडो और संथाली को जोड़ा गया था। तो टोटल जो है अभी वर्तमान में 22 भाषा है इसमें। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्र जो है व्यापार क्षेत्र की स्थापना की गई है। तो भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र की जो स्थापना की गई है तो किसके लिए किया गया है, तो ये हो जाएगा निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए जो है स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र की स्थापना किया गया है। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से जो है किसे वैज्ञानिक जो है समाजवाद का श्रेय मतलब जाता है। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जो श्रेय जाता है किसे जाता है, तो ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स को जाता है। ध्यान रखिएगा कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई 2 पुस्तक है, एक दास कैपिटल है और एक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक ये पुस्तक जो है दास यानी कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रतिभूति न्यास लिमिटेड यानी NSDL किससे जो है संबंधित कार्य करता है। तो किससे संबंधित ये कार्य करता है NSDL, तो ये हो जाएगा यानी ऋण पत्र डिबेंचर यानी इससे ये संबंधित ये कार्य करता है। और अगला क्वेश्चन है 80 कि बाजार जो है मूल्य होता है। तो बाजार जो मूल्य होता है ये हो जाएगा यानी जो अति अल्पकालिक मूल्य है इसी पे जो है बाजार जो है मूल्य होता है। और अगला क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा जो तैयार किया गया है ये PC महालनोबिस यानी के द्वारा किया गया है। और वही कहेगा प्रथम जो है पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो है किस मॉडल पे था, तो ये हो जाएगा हेराल्ड जो है मॉडल पे आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना। और अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष अस्थायी जो बंदोबस्त को अमल में लाया गया था। तो अस्थायी बंदोबस्त कब अमल में लाया गया था, तो ये हो जाएगा 1793 ईस्वी को कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त का जो है यानी अमल में लाया गया था। और एक बात और याद रखिएगा, कहेगा भारत में स्थानीय स्वशासन का जो है जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। वही कॉर्नवालिस हो जाएगा अस्थायी बंदोबस्त का। क्वेश्चन नंबर 83 है कि भारत ने सर्वप्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया। तो भारत ने सर्वप्रथम जो स्वाधीनता दिवस मनाया गया तो हो जाएगा 1930 ईस्वी मनाया गया था। और ध्यान रखिएगा कि 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहली बार तिरंगा फहराया गया और प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई। और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस जो है पहली बार मनाया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रधानमंत्री हो जाएगा उस समय यानी जो है अटल बिहारी वाजपेयी थे, यानी AB वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी थे। और याद रखिएगा उसके बाद जो 1974 में हुआ था परमाणु परीक्षण, उस समय जो है यानी इंदिरा गांधी जो है यानी उस समय प्रधानमंत्री थे और इसका जो कोड था स्माइलिंग बुद्धा जो है इसका कोड था। और अगला क्वेश्चन है कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बिहार में सबसे बड़ा अकाल जो है किस वर्ष जो है यानी पड़ा था। तो बताइए कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बिहार में सबसे बड़ा जो अकाल पड़ा था ये कब पड़ा था, तो हो जाएगा 1967 ईस्वी में सबसे बड़ा जो है अकाल पड़ा था, जिसमें लगभग जो है 10 लाख लोगों की मृत्यु 10 लाख लोग इसमें प्रभावित हुए थे। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 है कि अशोक चक्र जो है प्राप्त करने वाले प्रथम बिहारवासी निम्न में से कौन है। तो प्रथम बिहारवासी जो है अशोक चक्र प्राप्त करने वाले कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा स्वर्गीय जो है
धीर वर्मा हो जाएगा। इसे जो है सबसे पहले यानी जो है दिया गया था। और अगला क्वेश्चन है, प्रथम जो है बिहारवासी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था ये रामधारी सिंह दिनकर को प्राप्त हुआ था और उसकी कृति थी यानी उर्वशी के लिए इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1972 ईस्वी में। और ये भी याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर का कहेगा जन्म कहाँ हुआ है, तो इसका जन्म हुआ था बेगूसराय में यानी जो सिमरिया गांव है वहीं पे इसका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रमुख जो है राजनेता रामविलास पासवान का निधन जो है 8 अक्टूबर 2020 को दिल्ली में हुआ। उन्होंने बिहार के किस लोकसभा नवनिर्वाचित क्षेत्र से 9 बार जो है प्रतिनिधि किया था, ये हो जाएगा हाजीपुर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कहेगा तो ये हो जाएगा कौन हो जाएगा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसका जो हो जाएगा यानी स्टीफन हॉकिंस के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। तो स्टीफन हॉकिंस ऑप्शन में है नहीं है, तो इसलिए ई हो जाएगा इसका आंसर। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को प्राचीन समय में कामरूप कहा जाता था। तो कामरूप किसे कहा जाता था, तो असम को जो है यानी असम का प्राचीन नाम कामरूप था। और अगला क्वेश्चन है नैनोमीटर के बारे में कि 1 नैनोमीटर और कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर 10 पर पावर माइनस जो है 9 मीटर होता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ ऑप्शन सी में कि दिया हुआ है 1/10 पर पावर माइनस 10 पर पावर सिर्फ 9 दिया हुआ है। इसको हम लोग जो है 10 पर पावर माइनस 9 लिख सकते हैं, ठीक है। ये मीटर में होता है, अगर इसी में 100 से हम गुना कर देंगे सेंटीमीटर निकालने के लिए तब ये हो जाएगा 10 पर पावर माइनस 7 जो है सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1/10 पर पावर 7 है, तो इसको भी हम 10 पर पावर माइनस 7 लिख सकते हैं। इसलिए इसका आंसर ये भी हो जाएगा और इसका आंसर ये भी हो जाएगा। तो दोनों आंसर हो जाएगा, तो इसलिए इसका मेन आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा फूल का एक जो है मादा प्रजनन अंग है। तो बताना है कौन सा जो फूल का एक मादा प्रजनन अंग है, तो ये हो जाएगा गर्भ केसर जो है यानी मादा प्रजनन अंग हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक परजीवी पौधा है। बताइए कि परजीवी पौधा कौन हो जाएगा, तो ये कसकूट जो है ये परजीवी पौधा होता है। और याद रखिएगा परजीवी का और उदाहरण है जैसे कवक है, जीवाणु है, विषाणु, ये सब भी परजीवी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से किसमें मृदु पेशीय उत्तक होते हैं। तो मृदु पेशीय उत्तक जो होता है ये किसमें हो जाएगा, तो ये होता है यानी पाचन तंत्र में होता है और धमनी में भी होता है, इसलिए इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है कि इनमें से कौन सा यानी अंग जो है उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है। तो कौन सा अंग है जो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है, तो हो जाएगा जो गुर्दे की जो धमनी है इसका संबंध जो उत्सर्जन तंत्र से नहीं है। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से जो है किन तरंगों में संपीड़न और जो है विरलन प्रक्रिया शामिल है। तो किस तरंगों में संपीड़न और विरलन प्रक्रिया होती है, ये हो जाएगा अनुदैर्घ्य तरंग में होता है। और ध्यान रखिएगा जो अनुदैर्घ्य तरंग होता है जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा मध्य कणों के जो है कंपन करने की दिशा के जो है अनुदिश या समांतर होती है, तो ऐसी तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। और अनुदैर्घ्य तरंग जो है सभी माध्यमों में उत्पन्न हो सकती है, जैसे ठोस, द्रव, गैस, ये सभी में जो है उत्पन्न हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, नेट्रियम निम्नलिखित में से किसका लैटिन नाम है। तो नेट्रियम है मतलब एन तो जरूर होगा इसमें। ये सोडियम है तो सोडियम को संकेत क्या होता है, सोडियम का Na होता है, इसीलिए जो है इसका नाम जो है नेट्रियम जो है सोडियम का हो जाएगा। और अगला है कि पौधों के विभिन्न अंग, वनस्पतियाँ और जैविक अपशिष्ट क्या कहलाते हैं। ये सब जो कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं, ये हो जाएगा बायो जो है मास कहलाता है। ध्यान रखिएगा बायोमास का जो मुख्य घटक कहेगा तो इसका हो जाएगा यानी मीथेन जो है इसका मुख्य जो है घटक होता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम नहीं है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम कहेगा कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी वर्षा का होना गुरुत्वाकर्षण से होता नहीं है, बर्फ का गिरना ये भी तो गुरुत्वाकर्षण से नहीं होता है, लेकिन ग्रह के चारों ओर जो है उपग्रह की गति ये गुरुत्वाकर्षण से होता है। और अगला क्वेश्चन है,
प्रकृति में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व कभी भी जो है मुक्त तत्व के रूप में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा तत्व है जो कभी भी मुक्त रूप से नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सोना भी मुक्त रूप से पाया जाता है, प्लेटिनम भी मुक्त रूप से पाया जाता है और चांदी भी मुक्त रूप से पाया जाता है, लेकिन इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो कि मुक्त रूप से नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यानी जाड़ों की जो है जल अवशोषित करने की अधिचर्मी कोशिकाओं में प्राय जो लंबे रेशे जैसे संरचना यानी हेयर जो है लाइक्स पार्ट यानी जो क्यों पाई जाती है, जो जड़ होता है जड़ों में यानी जो है यानी हेयर लाइक्स पार्ट क्यों पाई जाती है? क्योंकि ये क्या होता है, अवशोषण के लिए उपलब्ध जो है सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए जो है जड़ों में जो है यानी हेयर लाइक संरचना यानी ये पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, यकृत जो है किसका कार्य करता है? तो यकृत जो है कार्य करता है तो ये हो जाएगा यानी जो ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से यानी जो है एक से अधिक हो जाएगा, यानी विटामिन का अवघटन भी करता है और पित्तरस का जो है यानी स्राव भी करता है, यकृत के द्वारा होता है। और अगला क्वेश्चन है, मोटरसाइकिल दुर्घटना के दौरान हेलमेट जो है यानी किसको जो है कम करने में सहायक होता है? तो हेलमेट जो है किसको कम करने में सहायक होता है? तो ये हो जाएगा आवेग, जो आवेग होता है इसको जो है कम करने में सहायक होता है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित में से क्या जो है यानी स्वच्छ ईंधन का गुण है? तो स्वच्छ ईंधन का गुण कहेगा तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो ये हो जाएगा यानी प्रदूषण जो प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है तो वही तो स्वच्छ ईंधन होगा। और अगला क्वेश्चन है कि अपने जल में रेडियो की पत्ती यानी जो है पत्ती की एक अस्थायी स्लाइड तैयार की है, तो आप जो है स्लाइड पर चीनी का प्रबल विलयन जो डालते हैं तो उनमें से क्या जो दिखाई देगा? जब चीनी का उसमें विलयन डाला जाएगा तो उसमें क्या दिखाई देगा? तो उसमें दिखाई देगा कि कोशिकाएं जल का उत्सर्जन करेगी, जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल जो है पशु कोशिकाओं में पाया जाता है? केवल पशु कोशिकाओं में पाया जाता है, मतलब केवल जो है जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तो कौन सा पाया जाता है? ये सेंट्रोसोम, जिसको हिंदी में तारककाय कहा जाता है, ये जो है केवल जो है जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है और इसका खोज किया गया था तो बोवेरी के द्वारा सेंट्रोसोम की खोज की गई थी। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बांधों के निर्माण के यानी लाभ है? तो बांध का जो निर्माण किया जाता है इसका क्या लाभ है? तो इसका लाभ हो जाएगा यानी इसका हो जाएगा यानी विद्युत जो उत्पादन के लिए जल का संग्रह, बिल्कुल ये सही है। और बांधों से निकली जाने वाली जो नहर जल को जो है अधिक दूरी तक जो है स्थानांतरित जो करने में सहायक होता है। तो ये दोनों इसका यानी 3 और जो 4 आंसर सही हो जाएगा, इसलिए बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, कौन जो ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की जो है मानक इकाई है? तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति जो है मापने की मानक इकाई कहेगा तो कौन हो जाएगा? तो ये जो है उपयुक्त में से एक से अधिक न्यूटन प्रति सेकेंड भी होता है और हर्ज भी होता है, ये दोनों जो है ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापन की इकाई है। और अगला क्वेश्चन है कि पौधे के वाष्पोत्सर्जन के कुछ लाभों का उल्लेख जो है नीचे किया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाष्पोत्सर्जन से होने वाली जो है हानि को दर्शाता है। तो वाष्पोत्सर्जन से जो हानि होगा वो दर्शाता है किसको? तो हो जाएगा यह पौधों के मुरझाने के कारण जो है बन सकता है, यानी पौधा जो मुरझाएगा समझिए वाष्पोत्सर्जन की जो है यानी वाष्पोत्सर्जन से होने वाली जो हानि को दर्शा रहा है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 है कि पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट यानी पेन क्या है? ये पेन जो है ये क्या हो जाएगा? तो ये द्वितीय जो है प्रदूषक होता है, कौन? पेन। और अगला और ध्यान रखिए विटामिन जो है विटामिन की खोज कहेगा किसके द्वारा किया गया है? तो विटामिन का खोज जो है फंक ने किया था। और एक बात और ध्यान रखिएगा, विटामिन में से जो बी और आपका सी विटामिन होता है ये दोनों पानी में जो है घुलनशील होता है, बाकी जो विटामिन होता है एडेक यानी ADEK ये जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील होता है। और अगला क्वेश्चन है, यदि जो इसमें दिया हुआ यदि यानी वेलोसिटी एयर का यानी भी ए है और भी डब्ल्यू है एस है, तो ए का मतलब वायु है एयर है और डब्ल्यू जल हो जाएगा और भी एस जो है इस्पात हो जाएगा यानी स्टील। तो ध्वनि का वेग जो है यानी जो हो मतलब जो है
हो तो सही, मतलब इसमें कौन सा कथन हो जाएगा, ऑप्शन में कौन सा सही है। देखिए ध्वनि का जो चाल होता है, यानी जो जितना ठोस होगा ध्वनि की चाल उतना ही अधिक होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा ठोस कौन है, तो स्टील सबसे ज़्यादा ठोस है, उसके बाद वाटर है, उसके बाद एयर है। तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन में स्टील कहाँ पे है, तो ये है ए नंबर। तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन सा रस यानी एंजाइम वसा का पाचन करता है। तो एंजाइम वसा का जो पाचन करता है ये हो जाएगा एमाइलेज होता है और जो है सोमेटोट्रिन। तो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है ऑक्टोपस के खून का रंग जो है कैसा होता है। जो ऑक्टोपस होता है इसके खून का रंग जो है नीला होता है। ध्यान रखिएगा ये ऑक्टोपस जो है मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किन्हें जो है पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। तो पादप जगत का जो उभयचर कहा जाता है ये हो जाएगा ब्रायोफाइटा को जो है पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस ब्रायोफाइटा में संवहन उत्तक नहीं पाया जाता है। तो संवहन उत्तक में कौन आता है, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और जो फ्लोएम है ये इसमें ब्रायोफाइटा में नहीं पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 है कि श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहा जाता है। तो विभाजित होने की जो घटना होता है इसे कहा जाता है उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी जो विभाजित होता है तो उसको जो है कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। यानी रंग जब विक्षेपित होता है, जब प्रिज्म में पढ़े होंगे, जो रंगों का जो विक्षेपित होता है वर्ण विक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो ऑप्शन में कहीं नहीं है वर्ण विक्षेपण, तो इसका ई आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 है कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी अरजुकी संघ यानी नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत नहीं आता है। तो नॉन कॉर्डेटस के अंतर्गत कहेगा नहीं आता है, तो कौन नहीं आता है, ये कशेरुकी जो वर्टिब्रेटा ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। और अगला क्वेश्चन है 117 में निम्नलिखित में से कौन सा जो कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ के साथ साथ यानी घिसे पीटे कोशिकाओं को पचाकर कोशिकाओं को साफ करता है। तो कौन करता है, जैसे शरीर में जो कोशिका मर गया उसको जो साफ करता है तो हो जाएगा कौन करता है, तो हो जाएगा लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा। और लाइसोसोम की खोज कहेगा किसके द्वारा किया गया है, इसका खोज जो है डी डुबे के द्वारा किया गया है लाइसोसोम का खोज। और अगला क्वेश्चन है वनस्पति पदार्थ के खाद्य में अवघटन की अभिक्रिया यानी जो है किसका एक उदाहरण है। जो अवघटन की जो क्रिया होता है वनस्पति खाद्य यानी पदार्थ में, तो ये हो जाएगा किसका एक उदाहरण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यानी उष्मा जो है छेपी का एक यानी जो अभिक्रिया। यानी उष्मा छेपी में क्या होता है, उष्मा जो है बाहर रिलीज होता है और उष्मा शोषी में जो है उष्मा को जो है अवशोषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 119 है पृथ्वी पर जो है आदमी द्वारा लगाया गया जो है दाब न्यूनतम होता है। तो न्यूनतम जो है आदमी द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब कब होगा, जब आदमी जो है यानी सो जाएगा या लेटेगा, नींद की स्थिति में जब वो लेटेगा तो क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल जो है यानी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे दाब जो है न्यूनतम होगा, क्योंकि दाब का जो यानी सूत्र होता है यानी बल बाय क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा दाब उतना ही कम लगेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है कौन विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है। तो कौन विद्युत धारा प्रवाहित होने की अनुमति नहीं देता है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नल का पानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है, समुद्र के पानी से भी हो सकता है और सिरका से भी जो है विद्युत जो है धारा प्रवाहित हो सकता है। तो इसलिए इसका जो है उपयुक्त में से कोई आंसर नहीं होगा। तो यही 120 क्वेश्चन था। तो आप सब बताइएगा क्वेश्चन कैसा लगा और साथ में जो है अपना यानी इसको ज़रूर बताइएगा कितना सही किए हैं और जो है और इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।